हेलो एवरीवन। आज हम जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसमें जीके में पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले 2 उत्तराखंड की क्लास करा दी हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो बहुत छात्र जो है जीके की सीरीज़ के लिए कह रहे थे, इसलिए जीके की सीरीज़ बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको कंटिन्यू हम आगे जारी रखते हैं और सारे सब्जेक्ट जो है इसमें कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। पॉलिटी की पहली टेस्ट सीरीज है ये। तो पहला क्वेश्चन है आज, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं, जो पंचायती राज है, स्थानीय महत्व के जो मुद्दे हैं उन्हें उनका निर्णय लेने के लिए जो है स्थानीय संस्थाओं को ही जो सौंपा जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन व्यवस्था लाई गई थी। तो उसका जो जनक पहले माना जाता है वो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन जो है 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव जो है लॉर्ड रिपन ने दिया था। तो स्थानीय स्वशासन वही होता है कि जो स्थानीय स्वशासन के मुद्दे होते हैं उन पर जो है अधिक उन पर जो निर्णय लेने का अधिकार हो वो स्थानीय स्वशासन को ही हो। तो जैसे गांव में ग्राम प्रधान होता है, तो गांव में अगर कुछ कार्य कराना होता है तो ग्राम प्रधान को ही उसका अधिकार होता है। तो जो स्थानीय स्वशासन के काम होते हैं वो वहीं की जनता जो है उसका निर्णय ले सके, तो इसलिए इसको शुरू किया गया था। उसके बाद कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जनता की सीधी भागीदारी न मिलने के कारण ये असफल हो गया था, वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को, लेकिन जनता की इसमें भागीदारी नहीं हुई ज़्यादातर, तो ये इसलिए असफल हो गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछा जाता है कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू हुआ था। उसके बाद समय समय पर जो है वो समितियां बनाई गई पंचायती राज से संबंधित। तो समितियां देख लेते हैं, इनका क्रम जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। जनवरी 1957 में जो है इसका गठन हुआ और नवंबर 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। बलवंत राय मेहता समिति को जो है पंचायती राज का वास्तुकार शिल्पकार माना जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो है त्रिस्तरीय जो है इन्होंने कहा था। निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद खंड ब्लॉक या पंचायत समिति या उसके बाद जो है वो जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति ने जो है इसकी सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही जो है भारत में पंचायती राज लागू किया गया था। वो हम आगे पढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने शुरुआत की थी। तो अभी देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीबी के राव समिति 1985 और लक्ष्मी मल सिंधवी समिति जो है 1986 में जो है इसका गठन हुआ था। तो इस प्रकार से देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो ADBC, तो ADBC जो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। ये इनका जो है गठन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय की सिफारिश भी की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी त्रिस्तरीय की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ग्राम, उसके बाद तहसील स्तर और उसके बाद जिला स्तर, इसकी सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। जबकि अशोक मेहता समिति ने जो है इसको द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। 2 स्तर पे जो है अशोक मेहता ने की थी, जबकि 3 स्तर पे जो है बलवंत राय मेहता ने इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6, पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित सही कथन चुनना है। तो पंचायती राज जो है हमारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, सही है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे लागू किया था, सही है। 2 अक्टूबर 1961 जो है ये गलत है। तो ये 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से। तो राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया था। और किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। उसके बाद राजस्थान जो है पहला राज्य था इसको लागू करने वाला, जबकि आंध्र प्रदेश जो है इसके बाद दूसरा राज्य था पंचायती राज को लागू करने वाला। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा और फोर्थ। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही इसमें हो गया। अगला प्रश्न है कि हमें मिलान करना है कि प्रशासनिक सुधार आयोग
सादिक अली समिति और पेशा अधिनियम, ये भी सब पंचायती राज से रिलेटेड हैं, लेकिन इनके जो काम थे, इन्होंने क्या क्या जो है सिफारिशें की थी उनको हम पढ़ते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1966 में गठित हुआ, सादिक अली समिति जो है 1964 में, और पेशा अधिनियम जो है 1996 में आया था। पेशा अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं 1996 में, तो इसका जो फुल फॉर्म है पेशा का वो है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में जो है विधानमंडल में कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति के अनुरूप हो, मतलब जो उनकी संस्कृति है उसमें कोई ऐसी दिक्कतें ना पैदा हों कि जो ऐसा कानून वहाँ पे लागू ना किया जाए जिससे उनकी संस्कृतियों में दिक्कत हो। तो पेशा अधिनियम के तहत यही कहा गया था कि जो विधानमंडल में ऐसा कानून लाया जाए कि उनकी संस्कृति के अनुरूप ही पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे लागू हो जाए। अगला है हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिशें की थी? इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और इसका गठन हुआ था 1966 में। तो इन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था में जो बाधाएं आ रही हैं वो जनता की भागीदारी न होने के कारण है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने यही सिफारिश की थी कि ऐसे कुछ कार्य किए जाएं जिससे जनता की भागीदारी जो है पंचायती राज व्यवस्था में शामिल हो जाए। अगला है हमारा सादिक अली समिति। तो सादिक अली समिति ने जो है ये जो है सादिक अली समिति ने कहा था 1964 में जो गठित हुई थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की जो भागीदारी है वो नहीं हो रही है तो उसको ज़्यादा शामिल करने के लिए, जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो कहा था वो कहा था कि विकास कार्य जो है वो जिलाधीश से लेकर जिला परिषद को सौंप दिए जाएं। तो ये कहा था प्रशासनिक सुधार आयोग ने और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है BAC। तो BAC हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति से संबंधित गलत कथन हमें बताने हैं। तो अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1977 में। तो यह वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इन्होंने कहा था चुनाव दलगत आधार पे हों, सही है। कार्यकाल जो है इन्होंने 4 वर्ष की सिफारिश की थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और ये वाला जो है इसका 1977 में गठन हुआ था। द्विस्तरीय व्यवस्था की इन्होंने मांग की थी। तो द्विस्तरीय में क्या था? इसमें ग्राम पंचायत नहीं थी, मंडल पंचायत और जिला पंचायत की इन्होंने सिफारिश की थी। तो ये पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा गलत बताना था। ए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा क्योंकि पहला तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव में जो है राजनीतिक दल भी भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो की थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो थी, इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है किसके समय हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। और लॉर्ड मेयो के समय जो है 1872 में प्रथम जनगणना भी हुई थी। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से होनी शुरू हो गई थी। तो जो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड के पिछले 4-5 एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसको आप याद रखें। वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। जबकि अगर विकेंद्रीकरण पूछा जाए जो अभी हाल ही में एग्जाम में आ रखा था तो वो लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू हुआ था, जबकि वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो के समय। अगला प्रश्न है भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था? वो हुआ था 1687-88 में। ये माना जाता है मद्रास चेन्नई, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है, पहले मद्रास हुआ करता था इसका नाम। तो 1687-88 में जो है मद्रास में जो है इसको स्थापित किया गया था। जबकि 1726 में मुंबई और कोलकाता की स्थापना हुई थी 1726 में। तो भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ? तो चेन्नई में स्थापित हुआ था। पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से 1992 में हुआ था और इसको 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। जबकि 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय स्वशासन से था। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। जबकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो 4 अप्रैल 2016 को जो है पंचायती राज अधिनियम यहाँ पे लागू हुआ, तो उत्तराखंड में 4 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज से संबंधित क्या नहीं है? तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है इसमें जोड़े गए थे, सही है।
29 प्रदान किए गए थे, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी सही है। जबकि भाग 9 में इसको शामिल किया गया था, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो 1 2 3 हमारे सही हैं। डी फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। नगरीय स्वशासन में कौन सा कथन गलत है? तो इससे संबंधित कौन सा संशोधन है? तो 74वां संविधान संशोधन है। ग्राम पंचायत और नगरीय स्वशासन में ये होता है, सबसे पहले नगरीय स्वशासन में नगर पंचायत आती है, फिर उसके बाद नगर पालिका, उसके बाद नगर निगम। जबकि ग्राम जो स्थानीय स्वशासन होता है उसमें ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद तहसील स्तर और उसके बाद जिला स्तर। तो ये इस प्रकार से होते हैं। अगला है 1 जून 1993 को ये लागू हुआ, जबकि पंचायती राज वाला हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 12वीं अनुसूची से संबंधित है और भाग 9 का क्या जो है इसमें जोड़ा गया था। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और तीसरा ऑप्शन है 243 के पी से 243 के जेड जी तक, ये सही है। जबकि इसमें 18 विषय प्रदान किए गए थे, इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। 18 विषय प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। अगला प्रश्न है मिलान करना है तो पंचायतों का गठन जो है वो किस में है? तो वो है हमारा 243 के बी में। इसकी एक ट्रिक भी होती है, मतलब बी से क्या है बनाना, तो गठन का हो गया। उसके बाद आता है अवधि, तो अवधि क्या है? ई, तो बाई ई ए आर, तो इसमें ई आ रहा है तो ये अवधि हो गया हमारा। सी हो गया मतलब कंस्ट्रक्शन, तो सी माने हो गया संरचना। और ये हो गया आरक्षण, तो आरक्षण को कह सकते हैं हम डी, मतलब डी से दबे हुए लोग, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता है। तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। तो हम इसको एक बार मिलान कर लेते हैं। हमारा पहले पे ए हो गया, और फिर दूसरे पे डी हो गया, फिर बी और फिर सी। तो मतलब ए डी बी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए डी बी सी मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है पंचायतों से संबंधित मिलान करना है, तो ये भी हमें 243 के ही पार्ट हैं, तो इसमें देख लेते हैं। अहर्ताएँ जो होती हैं उसकी भी एक ट्रिक है, जैसे फेलियर हो गया तो योग्यताएं नहीं थी उसमें, तो इस प्रकार से अहर्ताएँ को हम इससे जोड़ देते हैं। निर्वाचन तो मतलब का चुनाव कराना, तो के से इसको जोड़ दिया हमने। वित्तीय आयोग तो इनकम, तो आई से इसको जोड़ दिया। और जी से हो गया ग्रेटेस्ट मतलब पावर, तो इससे इसको जोड़ दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 4 3 2 1 सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा कथन अनिवार्य न होकर विवेकाधीन है पंचायतों से संबंधित? तो जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था तो कुछ जो है अनिवार्य थी चीज़ें, कुछ थी विवेकाधीन। तो उसमें हम देख लेते हैं। 5 वर्षों का कार्यकाल बिल्कुल अनिवार्य है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। अगर विघटन हो जाता है तो उसके बाद 6 माह के अंदर चुनाव कराने जरूरी है, ये भी सही है। 5वें वर्ष वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा, तो राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष, ये भी सही है। एससी और एसटी को जो है आरक्षण, ये भी सही है। और महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देना जरूरी है, मतलब पंचायतों में जो है कम से कम, मतलब मैक्सिमम जो है वो विवेकाधीन में आ जाएगा, लेकिन कम से कम जो है 1/3 महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए। लेकिन ओबीसी को जो आरक्षण है ये विवेकाधीन है, मतलब अगर राज्य चाहे तो ओबीसी को आरक्षण दे सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश जो है ओबीसी को देने वाला पहला राज्य बना था। ओबीसी को अल्पसंख्यक एकमात्र राज्य है जो ओबीसी को आरक्षण देता है। अगला ऑप्शन है चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 21 वर्ष है, ये भी सही है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं है। तो हमारा इसमें गलत ऑप्शन पूछा था, मतलब जो विवेकाधीन था वो पूछा था, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो विवेकाधीन है, बाकी जो है सब अनिवार्य है। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से सही है, मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है उसको देख लेते हैं। तो भुरिया समिति और पेशा अधिनियम जो है ये दोनों अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं कि पंचायती राज में जो है अनुसूचित क्षेत्रों में उसको कैसे लागू किया जाए। तो भुरिया समिति ने भी यही सिफारिश की थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज कैसे लागू किया जाए। और पेशा अधिनियम मैंने पहले बता दिया कि जो कोई विधानमंडल में ऐसा अधिनियम बनाया जाए कि जो उनकी संस्कृति के अनुरूप हो। तो दोनों अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मिलान करना है। पंचायती राज न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल है। राजनीतिक दलों को भाग मतलब पंचायती जो चुनाव होते हैं उसमें छूट देने के लिए वेस्ट बंगाल में है ये चीज़ें। आरक्षण की चक्रानुसार व्यवस्था कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। और अल्पसंख्यक को एकमात्र राज्य जो आरक्षण देने वाला वो है आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन हमारा हो गया DCBA। तो DCBA देख लेते हैं हम, तो हमारा सी ऑप्शन सही है DCBA।
अगला प्रश्न है नगरीय स्वशासन मिलान का हमें गलत बताना है। जो गठन होता है वो क्यू में होता है, मतलब ये नगरीय स्वशासन है, वो हमने पहले पंचायतों से पढ़ा था। संरचना जो है वो एस में होती है, जबकि आर यहाँ पे छुटा हुआ है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो वार्डों की संरचना होती है वो एस में आती है, जबकि नगरीय स्वशासन की जो संरचना है वो क्यू के बाद आती है आर में। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें गलत है। जबकि आरक्षण जो है वो टी में आता है, सही है। कार्यकाल यू में आता है, सही है। अयोग्यता बी में आती है। और उसके बाद जो कर आते हैं, जो ग्रेटेस्ट हो गई वो डब्ल्यू में आ गया। फिर उसके बाद हमने एक्स यहाँ पे छोड़ रखा है, तो एक्स आता है हमारा, उसमें आते हैं कर। ठीक है। वित्तीय आयोग जो आता है वो बाई में आता है। और उसके बाद जिला आयोजन समिति जो है वो जेड डी में आती है। जब जेड आ जाता है तो उसके बाद जेड ए जेड बी इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो जेड डी में जाके जो है जिला आयोजन समिति, और जेड ई में जो आके महानगरीय आयोजन समिति होता है। तो इसमें ऑप्शन ये गलत है, इसमें बी ऑप्शन जो है गलत है हमारा। कौन सा? संरचना वाला। जो नगरीय स्वशासन की संरचना है वो हमारी आती है आर में, और जो वार्डों की संरचना है वो आती है एस में। तो इसको आप ऑप्शन से अलग कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम आपातकाल के बारे में। तो आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपातकाल से संबंधित सही कथन बताना है हमें। तो आपातकाल जो है, पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। भाग 18 में जो आपातकाल का जिक्र किया गया है, भाग 18 में अनुच्छेद कौन से हैं? तो 352 से 367 तक जो है आपातकाल से संबंधित है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। 3 प्रकार के होते हैं। जो 352 पे राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में जो है वो वित्तीय आपात है। और लिया कहाँ से गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान जो था उससे इसको लिया गया है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा तीसरा चौथा हमारा सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपात जो है वो 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। तो ए बी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है आपातकाल में राज्य विषय पर जो कानून बनाए जाते हैं उसको समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो ऐसा होता है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो वहाँ की जो सरकार है वो तो निरस्त हो जाती है। राज्यपाल के हाथ में जो है वो सारी शक्तियाँ होती हैं। तो अगर उस पर किसी विषय पे कानून बनाना हो तो संसद जो है उस पर कानून बना देती है। तो संसद अगर कानून बना देती है तो उसके बाद जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है तो वो कानून जो है वो 6 माह तक जो है लागू रह सकता है, मतलब प्रभावी रह सकता है। उसके बाद जो है विधानमंडल या संसद को उसे दोबारा पारित करना पड़ता है। आगे की प्रोसीजर हम बाद में देख लेंगे। मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में एक बार किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया? तो मंत्रिमंडल का आर्टिकल 352 में जो है सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग कौन से संशोधन से हुआ? तो जो अगर ऐसे भी पूछा जाता है कि आपातकाल से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो 42 से भी कुछ चीज़ें संशोधित हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा आंसर है 44वां संविधान संशोधन। आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है अब सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपात का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके लिए सही कथन बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझें। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको कि आर्टिकल 358 और 359 जो है वो राष्ट्रीय आपात का मूल अधिकारियों पर प्रभाव जो है उससे संबंधित है। इसमें क्या कंडीशंस होती हैं? तो आर्टिकल 358 क्या कहता है कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है 2 कंडीशन के अनुसार लगता है। एक तो युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है कि अपने ही देश में आंतरिक अशांति हो या सशस्त्र विद्रोह हो, मतलब आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो पहली जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, दूसरा आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के कारण। इसे आप सशस्त्र विद्रोह पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है अब सशस्त्र विद्रोह जो है कहा जाने लगा है। तो 2 प्रकार से लगता है। तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। अगर राष्ट्रीय आपात लगा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, तो जो अनुच्छेद 19 है वो खुद ही समाप्त हो जाता है। अगर राष्ट्रीय आपात लगता है सशस्त्र विद्रोह के कारण, तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः समाप्त नहीं होता, मतलब वो बना रहता है। तो ये दोनों कंडीशन हो गई। अब आता है हमारा अनुच्छेद 359। तो एक
अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आदेश निकालकर मूल अधिकारियों को निलंबित कर सकता है, जिसमें अनुच्छेद 19 भी आता है। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो, जैसे अगर मान लो आंतरिक अशांति है तो वहाँ पे अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं हुआ, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 359 के तहत उसको भी निलंबित कर सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से एक रूल बनाया गया है कि जो आपातकाल है उसमें अनुच्छेद 20-21 को भी राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। तो ये जो है आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव था। तो हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल संसद जब तक न बढ़ाए तो वह प्रभावी रहते हैं। मान लो जैसे राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, तो राष्ट्रीय आपात कितने समय तक लागू होगा? तो वो पहले क्या होता था, 2 माह तक था लागू, लेकिन क्या हुआ 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है उसकी 1 माह जो है वैलिडिटी कर दी गई। मतलब जैसे मान लो आज राष्ट्रीय आपात लगा तो उसके 1 महीने बाद तक वो रहेगा सिर्फ, अगर उसे संसद आगे ना बढ़ाए तो। अगर संसद ने आगे बढ़ा दिया तो उसे 6 माह करके वो आगे बढ़ा सकती है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति शासन है वो 2 माह तक रहेगा, फिर उसके बाद संसद को आगे बढ़ाना जरूरी है। वित्तीय आपात जो है 2 माह तक रहेगा, उसके बाद संसद को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब उद्घोषणा होती है तो राष्ट्रीय आपात कितने समय तक रहता है, 1 माह तक। फिर उसे संसद जो है 6 माह तक उसको आगे बढ़ा सकती है। किस बहुमत से ये भी पूछा जाता है, तो विशेष बहुमत की इसमें ज़रूरत होती है। दूसरा है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये कितने माह तक रहता है, 2 माह तक। इसे जो है संसद कितने समय तक आगे बढ़ा सकती है, तो 6 माह तक। और किस बहुमत के तहत, साधारण बहुमत के तहत। वित्तीय आपात जो आता है 360 में, वो भी उद्घोषणा अगर हुई, अभी तक जो है वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा, उद्घोषणा जो है 2 माह तक हुई तो उसके 2 माह तक वैलिड रहेगा। और ये अगर संसद चाहे तो इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है संविधान में। तो ये भी किसके तहत, साधारण बहुमत के तहत। तो ये आज हमारे पॉलिटी के 29 प्रश्न थे, जिसमें हमने पंचायती राज को और आपातकाल को बहुत अच्छे से समझा। मतलब सारे क्वेश्चन लगभग कवर करने की कोशिश की। अगर जो इसमें नहीं लिखा हुआ तो उसको हमने ओरली बताने की कोशिश की है। तो आपने अगर इसको वीडियो को अच्छे से देखा तो ये दोनों चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम आगे भी जो है इसी तरीके से सीरीज चलाएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स क्योंकि यूके SSSC बहुत एग्जाम में पूछ रहा है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, इसी प्रकार से हम सारी सीरीज चलाएंगे। लेकिन आप जो है इसको देख के कमेंट में ज़रूर बताया करें और लाइक शेयर भी किया करें। धन्यवाद।